गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी का नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेल्स। सेल्स पहले सेल्स को पढ़ने से पहले हम लोग ये पहले समझना चाहिए कि सेल्स होता क्या है। जैसे हमारे यहाँ जैसे एक घर है, घर एक एक ईंट से बना हुआ है, वैसे हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी हुई है। ढेर सारे सेल्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनाते हैं। तो सेल्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। अब इसकी डिस्कवरी पढ़ते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने की है? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की स्लाइड बनाई थी, कॉर्क की स्लाइड बनाई थी और उन्होंने माइक्रोस्कोप में चेक किया था। तो उन्होंने कंपार्टमेंट, मतलब सेल, एक कॉर्क है, लेकिन उसमें जब माइक्रोस्कोप में उन्होंने चेक किया तो ढेर सारे कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए, कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिए। तो उन्होंने इसका नाम सेल दिया। लेकिन ये जो सेल था वो डेड सेल था। तो फर्स्ट डिस्कवरी जो हुई थी वो डेड सेल की हुई थी, जिसको रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी की थी। ठीक है, एंड रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। So in 1665, Robert Hooke examined the thin slice of cork through self-made microscope. It looks like honeycomb consisting of many little compartments. उन्होंने thin slice of cork को माइक्रोस्कोप में देखा और उन्होंने देखा कि honeycomb like structure उनको दिखाई दिया। सेल का लैटिन वर्ड मीनिंग क्या होता है? लिटिल रूम। सेल लैटिन वर्ड मीनिंग अ लिटिल रूम। ठीक है, so and cell is the basic unit of life. All living things are composed of cells. सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं। एवरी सिंगल सेल, एक सिंगल सेल सब बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सारे सब कुछ। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं। एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दोनों कहते हैं। क्या क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला जाता है स्ट्रक्चरल? इसको इसलिए बोला जाता है, स्ट्रक्चर मीन जैसे सेल है, ढेर सारे सेल मिला के टिश्यू बनाते हैं, ढेर सारे टिश्यू मिला के ऑर्गन बनाते हैं और ढेर सारे ऑर्गन मिला के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इस ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो सेल क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट है। हमारी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से ही हो रहा है। जो सेल आगे उसको कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, टिश्यू बन रहा है, फिर ऑर्गन सिस्टम, फिर हमारी पूरी बॉडी बनी। तो सेल, इसलिए इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जैसे फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? जैसे ऑर्गन है, अब हमारा हार्ट है, हार्ट ब्लड पंप में यूज़ होता है, सर्कुलेशन में। हमारा लंग्स है, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है। हमारा इंटेस्टाइन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में यूज़ होता है। हमारा किडनी है फॉर एक्सक्रीशन ऑफ फूड। तो ये सारा फंक्शन परफॉर्म करा ना, लेकिन ये ऑर्गन बना किससे है? सेल से बना हुआ। लेकिन सारे ऑर्गन अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में। तो सेल को इसलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो पहले बात क्या थी कि सेल, ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेकेंड क्या था कि द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसका डिस्कवरी सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी, जिसको रॉबर्ट हुक ने किया था। और फिर उसके बाद लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। नेक्स्ट हम लोग सेल थियरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थियरी किसने दिया था? सेल थियरी स्केल्डन। सेल थियरी वॉज गिवन बाई स्केल्डन एंड श्वान। सेल थियरी को स्केल्डन एंड श्वान ने दिया था, जिसके दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सारे लिविंग बींग्स जो हैं आर मेड अप ऑफ सेल।
मतलब कि हम जिन भी चीज़ों को एक लिविंग थिंग्स में लाते हैं वो सब सेल से बने, चाहे वो आप बैक्टीरिया से लेके कि ह्यूमन बॉडी तक आप ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सेल थियोरी का फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑल लिविंग बीइंग्स arise from pre-existing cells, arise from pre-existing cells। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि एक सेल है, मतलब एक सेल दूसरे सेल को एराइज करता है। मतलब एक सिंगल सेल, मतलब जब सबसे पहले हमारा सेल आया, हमारी बॉडी बनी होगी तो उसमें एक सिंगल सेल होगा, वही सेल मॉडिफाई होके, वही सेल कॉम्प्लेक्स होके ढेर सारे सेल बनाया। तो इस लाइन का मतलब यही है कि सारे लिविंग बीइंग्स आर एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी लिविंग बीइंग्स है सब एक सेल से ही एराइज हुए हैं। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? दो लोगों ने दी थी, स्केल्टन एंड शॉ ने मिलकर दी थी। तो इससे दो मेन पॉइंट था। फर्स्ट था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल, एंड दूसरा ऑल लिविंग बीइंग्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये हमारा सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, सेल ऑफ एन अनियन और प्लांट बेस। तो यहाँ पे ये सेल है, इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। सेल नॉर्मल सा एक ऑनियन का पील हम लोग ने लिया है, ठीक है। और उसको जब हम प्लांट नीचे देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो कुछ इस तरह से विजिबल होगा। तो एक डायग्राम है, ठीक है। और इसको सैफ्रेनिन और आयोडीन सोल्यूशन में इसको कलर करते हैं। जो हमारा अनियन प्लांट सेल की जो स्लाइड्स हैं उसको हम लोग किससे कलर करते हैं? सैफ्रेनिन एंड आयोडीन सोल्यूशन से, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि सेल कितने होते हैं। तो सेल की जितनी बड़ी बॉडी होगी उतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ सेल होंगे। सो लार्जर द ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल। तो इस बेसिस पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। सेल के नंबर के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इसमें सिंगल सेल होता है। हमारी बॉडी में ढेर से ह्यूमन बीइंग्स में ढेर सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बट यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया में सिंगल सेल होता है जो परफॉर्म करता है सारे फंक्शन को, रेस्पायरेशन से लेके न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सारा फंक्शन एक सिंगल सेल परफॉर्म करता है। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ऑल फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल एंड इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। और इसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इसमें सारा फंक्शन सिर्फ एक सेल से परफॉर्म होता है और इसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, ये सारी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर नेक्स्ट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं जिसमें डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जिसमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और इनकी लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है। एग्जाम्पल ह्यूमन, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल होता है, सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, वाइल मल्टीसेलुलर ढेर सारे सेल होते हैं जिसमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यूनिसेलुलर एग्जाम्पल बैक्टीरिया होता है एंड मल्टीसेलुलर ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, ट्रीज, ये सारी। यूनिसेलुलर की लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है वाइल मल्टीसेलुलर की लाइफ स्पैन लॉन्ग होती है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम लोग सेल्स हाउ स्मॉल, कितने छोटे होते हैं सेल्स। सेल्स इतने छोटे होते हैं कि दैट हम लोग उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वी नीड माइक्रोस्कोप टू सी देम। तो सेल्स बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सेल्स में भी वैरायटी है, लाइक स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया का होता है, ठीक। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है जो लॉन्गेस्ट होती है, एंड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। तो
सेल का इसमें इसकी कितने छोटे होते हैं तो साइज से भी ये डिफरेंशिएट है कि स्मॉलेस्ट सेल बैक्टीरिया का होता है, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है एंड लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग होता है। ठीक है, अब ये सेल की साइज था। अब हम थोड़ा सा इसकी सेल के शेप के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल शेप, सेल के शेप के हिसाब से सेल को 2-3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है बाइकॉन्केव सेल, बाइकॉन्केव और सर्कुलर। तो ये किसका होता है? आरबीसी का होता है। ठीक, और अमीबॉइड टाइप, अमीबॉइड शेप, बाइकॉन्केव शेप और सर्कुलर आरबीसी। अमीबॉइड शेप उसका डब्ल्यूबीसी का होता है, अमीबॉइड शेप डब्ल्यूबीसी। एंड लॉन्ग नर्व सेल होता है, लॉन्ग नर्व सेल होता है। और बीन शेप सेल किसका होता है? गार्ड सेल। गार्ड सेल प्लांट्स में होता है जो स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। तो ये बीन शेप का होता है। तो सेल के शेप हो गए बाइकॉन्केव सर्कुलर शेप जो आरबीसी का होता है, अमीबॉइड डब्ल्यूबीसी का होता है, लॉन्ग नर्व सेल एंड बीन शेप गार्ड सेल होता है। ठीक है, तो ये उसका सेल का डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ सेल के शेप का। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ। अब सेल किससे बना हुआ है? तो कंपोनेंट ऑफ सेल, तो सेल के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है और दूसरा फाइनर स्ट्रक्चर जिसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं। तो ऑर्गेनेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट जो इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल है वो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल है, जो है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन फर्स्ट, सेकेंड है न्यूक्लियस। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फर्स्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल है, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। शॉर्ट में हम लोग इस डायग्राम में देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सेल में क्या क्या है। तो हमें अभी इसेंशियल पार्ट्स पढ़ने हैं। तो इसेंशियल पार्ट्स में आता है हमारा फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसमें बनाया नहीं गया है, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म। तो पहला हो गया सेल मेम्ब्रेन जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा ये न्यूक्लियस हो गया जो कंट्रोलिंग सेंटर है, और साइटोप्लाज्म ये पूरा हो गया जिसके अंदर अदर सेल ऑर्गेनेल्स रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्स्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सेल जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमेला। तो इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल। सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री होता है सारे सेल का जो सेपरेट करता है द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल को सेपरेट करता है सराउंडिंग से। लाइक यहाँ पे एक ये सेल है, सेल के साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करता है सेल के साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग से। तो ये इट इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग। प्रेजेंट इन बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल। सेल मेम्ब्रेन दोनों एनिमल और प्लांट सेल दोनों में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ये प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ है। इट इज़ सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। इसका नेचर क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कि इट कुछ सब्सटेंस को अलाउ करता है अपने थ्रू पास होने के लिए और कुछ सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता। फ्रीली परमिएबल नहीं है कि इट अलाउज ऑल द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, इट अलाउज सम ऑफ द सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, इसलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल है इन नेचर। इट अलाउज सम मिनरल्स एंड मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। It allows some minerals and materials in and out of the cell. It is flexible and can be folded, broken and reunited. Flexible होता है, इसे हम fold भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, reunite भी कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? बाउंड्री है सेल का जो सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल को उसकी सराउंडिंग से। प्रेजेंट होता है दोनों प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। मेड अप ऑफ प्रोटीन और लिपिड दोनों में होता है। सिलेक्टिवली परमिएबल होता है कि कुछ अलाउ करता है कुछ सब्सटेंस को अपने थ्रू पास होने के लिए और कुछ सब्सटेंस को अलाउ नहीं करता है अपने थ्रू पास होने के लिए। अब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मूवमेंट होता कैसे है?
तो देयर आर दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मूवमेंट होता है। फर्स्ट इज डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज ऑस्मोसिस। ठीक है, तो फर्स्ट डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन। डिफ्यूजन क्या है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस है जहाँ उसके हायर कंसंट्रेशन से उसके लोअर कंसंट्रेशन पे। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन रीजन। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। ऑक्सीजन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट करता है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। पहला था डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। वहाँ पे सोल्यूट का मूवमेंट होगा तो उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। यहाँ पे मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है जो कि सॉल्वेंट है फ्रॉम द थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। फॉर दिस इसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नीड होता है। जैसे यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होता है और यहाँ पे इसमें बस सॉल्वेंट है। तो इधर क्या है? सॉल्वेंट यहाँ पे कंसंट्रेशन हायर है सॉल्यूट का, लेकिन यहाँ पे पानी का कंसंट्रेशन कम है। तो इससे ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ वाटर होता है, ना कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट होगा। और लेकिन यहाँ पे सिर्फ पानी है तो मूवमेंट ऑफ ये वाटर यहाँ पे जाएगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। अनटिल एंड अनलेस दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता तब तक ये मूवमेंट चलता रहता है और इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे वाटर अंदर, यहाँ पे वाटर कम है, बाहर वाटर ज़्यादा है, तो मूवमेंट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर वाटर का मूवमेंट होता रहता है। इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। लाइक ये बीकर है, ये एक सेल है, ठीक है, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का यहाँ पे ज़्यादा है, अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कि सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो, और यहाँ पे है इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। ड्यू टू दिस इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज गेन्ड बाय सेल विच इज लूज्ड। तो इसलिए इक्वल जितना भी सेल उतना ही वाटर लेगा जितना वो लूज कर रहा है इसमें, क्योंकि इक्वल कंसंट्रेशन है। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल। इसमें कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, इसलिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन 3 टाइप के हैं, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक में बाहर कंसंट्रेशन कम है, सेल के अंदर ज़्यादा है, आइसोटोनिक दोनों बराबर है। हाइपोटोनिक में अंदर सेल के कम है और बाहर ज़्यादा है कंसंट्रेशन। थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए हम रेजिन्स का एग्जांपल लेते हैं। रेजिन्स मीन्स किशमिश। किशमिश जो होता है, अगर किशमिश को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में पुटअप करते हैं, अगर हम एक आइसोटोनिक सोल्यूशन लें और उसमें किशमिश को डालेंगे तो वो जैसा शेप पहले है वैसा ही शेप रह जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में डालेंगे तो रेजिन हायर कंसंट्रेशन में है और जो बाहर वाला लेस कॉन्सेंट्रेशन में है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा और जो किशमिश है वो स्वेल अप हो जाएगी। और अगर हम इसे हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालते हैं तो किशमिश जो है वो श्रिंक हो जाएगी। तो ये किशमिश का एग्जांपल है फॉर ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म हुआ जो सिलेक्टिवली परमिएबल था, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में था। अब नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। तो इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल के में प्रेजेंट होता है, मतलब पहले प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल रहेगा, प्लांट सेल में सबसे पहले सेल वॉल रहेगा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस और फिर अदर ऑर्गेनेल्स रहेंगे। वाइल जो एनिमल सेल में डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल।
It is absent in animal cell. It is rigid, strong, porous and non-living structure. ये rigid होता है, strong होता है, porous होता है, non-living structure होता है. It is made up of cellulose. सेलुलोज से बना हुआ होता है. ठीक है. प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेल वॉल ऑफ टू सेल्स आर ज्वाइंड बाय लेयर लैमेला. सेल वॉल दो सेल वॉल एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं. दो सेल के सेल वॉल ज्वाइन होते हैं एक दूसरे से, किससे? लैमेला से ज्वाइन होते हैं. उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ये जो बना हुआ है दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लैमेला. अब फंक्शन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप टू द सेल. सेल वॉल का क्या फंक्शन है कि प्लांट सेल को एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. इट प्रोवाइड रिजिड होता है क्योंकि ये रिजिड और स्ट्रांग होता है, तो इसलिए प्लांट सेल को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. एंड इट इज़ परमिएबल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था? सिलेक्टिवली परमिएबल था. ये परमिएबल है एंड अलाउज टू पास सब्सटेंस ऑफ सुटेबल साइज थ्रू इट टू इनसाइड द सेल. ये जो भी सब्सटेंस के पास थ्रू हो सकता है वो सारे सब्सटेंस अंदर जाते हैं. लेकिन प्लांट सेल के बाद सेल वॉल के बाद क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अपना जो उसके इसेंशियल सब्सटेंस होंगे उससे अंदर जाने देगा, वाइल जो इसेंशियल सब्सटेंस नहीं होंगे उसे बाहर कर देगा. लेकिन सेल वॉल क्या है? फ्रीली परमिएबल है. ये अलाउ करता है सारे सब्सटेंस को, जो भी इसके थ्रू जा सकते हैं ये अलाउ सारे सब्सटेंस को करता है. ठीक है. तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होगा कि प्रोवाइड डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है. तो ये सेल वॉल होगा जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल होता है. नेक्स्ट मोस्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेल. हेड क्वार्टर क्यों कहा गया है? क्योंकि दिस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. सेल का कंट्रोलिंग सेंटर है, इसलिए इसे हेड क्वार्टर ऑफ द सेल कहा गया है. सो इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द सेलुलर एक्टिविटीज़. ये डायरेक्ट करता है एंड कंट्रोल करता है सेलुलर एक्टिविटीज़ को. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल. अब इसके आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. यहाँ पे बस इंट्रोडक्शन है कि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, उसके पास न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है. वाइल जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. इट हैज़ डबल लेयर कवरिंग जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियस का एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं जो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल. हम देखें इस डायग्राम में न्यूक्लियस को देख सकते हैं अच्छे से. ये न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस एक यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डिफाइंड होता है, मतलब उसके पास सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियर पोर होता है जो इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर होता है जो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल. तो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है. अब न्यूक्लियर इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट कंटेन्स न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन मटेरियल. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर इसमें क्या क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम होता है और क्रोमैटिन मटेरियल होता है. क्रोमैटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन. क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंसिस्ट किससे बना हुआ होता है? डीएनए एंड प्रोटीन से. क्रोमोसोम कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन. क्रोमोसोम जो है वो कंटेन इंफॉर्मेशन रहता है उसके पास जो एक पेरेंट से उसके नेक्स्ट जनरेशन तक जाने में उसकी हेल्प करता है फॉर जेनेटिक का इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो ये किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम से. इसलिए हमारा जो न्यूक्लियस होता है एक कंट्रोलिंग सेंटर होता है, बेसिक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल होता है, एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल होता है. अब टाइप ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के प्रोकैरियोटिक सेल होता है एंड यूकैरियोटिक. दो पार्ट में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल वेरी माइन्यूट इन साइज, छोटे होते हैं. न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसमें बस एक सिंपल सा न्यूक्लियर होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट.
सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट, इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। वाइल जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, न्यूक्लियस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, और मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल अमीबा, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट एक्सेट्रा। तो ये सारे यूकैरियोटिक सेल हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस में 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वाइल यूकैरियोटिक हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। अब लास्ट इसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म। लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल जिसमें अदर ऑर्गेनेल्स जो हैं वो फ्लोट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोसॉल क्या होता है, साइटोसॉल इज द एक्वस कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो एक्वस कंपोनेंट होता है उसे हम साइटोसॉल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ, लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल होता है जिसमें अदर ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं। तो हमारा एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल खत्म हुआ। पहला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, फिर आता है हमारा न्यूक्लियस, एंड अब आता है फिर लास्ट साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।